तस्वीर सामने आ गई। मैं प्रोफेसर तेजावत साहब के पास चलूंगा। एक खबर ये आ रही है कि इब्राहिम साहब ने दिए कि सीरिया के अंदर अमेरिका का जो आर्मी बेस है उस पर हमला हुआ है और ये इसे जो है छुपाया जा रहा है, लेकिन वहां पे अटैक हुआ। इसके अलावा ये भी इब्राहिम साहब ने खबर वो निकाल के लाए हैं कि सीरिया के भूमिगत यानी जमीन के अंदर सैन्य अड्डे वहां पर बड़े बड़े हथियार रखे हैं जो उसे उन्हें छुपा कर रखा गया और अभी भी वहां जो जंगी हैं सैनिक हैं सीरिया के वो शुद्ध सीरिया को नियंत्रण में लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कभी भी जो है वो बाहर आ सकते हैं और ये इस तरह की बातें बहरहाल हैं। अब उसमें कितना है मैं प्रोफेसर तेजावत साहब बताऊंगा। प्रोफेसर तेजावत कैसे देखते हैं इस पूरे सूरत हाल को? कहाँ पे जो खामनाई साहब को आपने सुना, इनमें से बहुत सारी बातें हमने कल की थी, परसों की थी कि किस तरीके से वो हुआ, लेकिन बशर उल असद का बिल्कुल शिफ्ट कर जाना कि किसी को पता ही नहीं चला, भनक ही नहीं लगा, लोग ये समझ रहे थे कि वो मार दिए गए। ये मतलब रूस ने कितनी तेजी दिखाई, आप ये देखिए कि अमेरिका तक को पता नहीं चला कि बशर उल असद कब शिफ्ट हो गए। यानी बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं। तो एक तो ये, दूसरा वहां बगैर किसी झगड़े लड़ाई के वहां जा करके और तख्ता पलट हो जाना, यानी कहीं कुछ नहीं। तो किसके पीछे किसको आप देखते हैं? क्या जो खामनाई साहब ने कहा कि बहुत वाज़ेह तौर पर इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है, तो क्या इजराइल ने पहुंचाया? और अब जिस तरह से इजराइल पूरे सीरिया पे काबिज होना चाहता है, वो गोलान हाइट से भी आगे बढ़ गया और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनके लोग जो है वो दमिश्क तक में पहुंच गए। कैसे देखते हैं तेजावत साहब इसको? देखिए मुमताज साहब, इसको हम शुरू से ही दरअसल जो बड़े ताकत हैं उनकी लड़ाई के रूप में हम देखते रहे हैं और हमें ये पता है कि ये जो उस पूरे रीजन में जो ये सारी लड़ाई चल रही है उसके पीछे कहीं बड़ी ताकतें हैं। ये अक्सर हमने जो हमारी ये जो बातचीत होती है उसमें इस चीज का जिक्र किया है। और जो रूस की जो खुफिया एजेंसी है, जो इंटेलिजेंसिया है, केजीबी वगैरह, तो उनके पास पहले से ही ये इंफॉर्मेशन थी कि वहां पे जो विपक्षी हैं वो किसी भी समय वहां पे तख्ता पलट कर सकते हैं। तो मोमेंटरी हमें ये जरूर लग रहा है कि वहां पे इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों की जीत हुई है। पर देखिए, ये जो बशर अल असद साहब हैं उनकी जो पॉलिटिक्स देखिए, ये दरअसल उस जमाने में वहां के जो सीरिया की जो हुकूमत थी उनके हाथ में आई थी, जब उसी एरिया में और भी बहुत सारे जो यंग नौजवान थे वो वहां की सत्ता को संभाल रहे थे, है ना, चाहे वो जॉर्डन के किंग हो या और भी ऐसे तमाम लोग थे जो यंग लोगों के हाथों में ये ताकतें जा रही थी। अब क्या होता है कि 2001 के आसपास जब उन्होंने नई नई वहां की हुकूमत संभाली थी तो अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस को ये उम्मीद थी कि ये वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये खासकर जो वेस्टर्न ताकतें हैं उनके पिछलग्गू बन के रहेंगे, क्योंकि उनके जो पिताजी रहे हैं तो उनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने सीरिया में काफी लोगों को मरवाया और काफी एकदम बहुत ही सख्ती भरा वहां पे पूरी हुकूमत चलाई थी। और बशर अल असद साहब के लिए ये कहा जा रहा था कि वो यंग है, लिबरल है और हो सकता है कि ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। पर 2001 के बाद में जब बहुत सारी ऐसी बातें हुई और खासकर जो इस्लामिक जो सेपरेटिस्ट या जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिस्ट बोलता है कि ये टेरर फैलाते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए ठीक नहीं है, तो तमाम जो वेस्टर्न फोर्सेस के जो पिछलग्गू जो इस खासकर इस एरिया के जो वेस्ट एशिया के जो हुकूमत करने वाले थे वो उनके पीछे पीछे चले और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। मेरी नजर में बशर अल असद साहब एक ऐसे अकेले आदमी थे जिन्होंने वेस्टर्न फोर्सेस के अकॉर्डिंग कुछ भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, उन्होंने वेस्टर्न फोर्सेस के अकॉर्डिंग कुछ भी काम करने से मना कर दिया और उन्होंने यह साफ साफ कह दिया कि देखिए हमारा सोचना अलग है और हम एक अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। और वेस्टर्न फोर्सेस के पूरे टोटली अगेंस्ट है ये तब पता चल गया जब धीरे धीरे उन्हें लगा कि असद साहब है वो वेस्टर्न ताकतों के लिए बहुत मुफीद आदमी नहीं है।
धीरे धीरे वो दरअसल दूर हुए, स्टेप बाय स्टेप। जब उनको लगा कि ये उनके लिए मुफीद आदमी नहीं है, तो उन्होंने उनके खिलाफ सीरिया में एक और गुट तैयार किया। उनको वेस्टर्न फोर्सेस फंड करती थी, हर तरीके से उनको हथियार भी देती थी और भी उनकी छोटी मोटी मदद करती थी, ताकि ये जो सीरियन हुकूमत है जो असद साहब की, उसको डिस्टर्ब कर सके। तो यह बात जब रशिया को पता चली तो 2015 में रशिया ने वहां पे एयर स्ट्राइक भी किया था सीरिया के अंदर, जो खासकर जो ओपोजिशन की जो फोर्सेस थी, जो वहां पे जो विद्रोही गुट थे, उनपे हवाई हमले किए, बम्बार्डमेंट किया। तो ये ऐसा पहला मौका था जब रूस ने खुल के दरअसल असद साहब की मदद की। नजर तभी से थी और दरअसल केजीबी के लोगों को इस चीज की खबर थी, इस चीज की भनक थी कि वहां पे क्योंकि वेस्टर्न ताकतें काफी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है और सब कुछ कर रही है, क्योंकि सीरिया उनके लिए स्ट्रेटेजिक तौर पे काफी इंपॉर्टेंट जगह और इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेंट्रल में आ रहा है, जहां से बहुत सारी पॉलिटिक्स तय हो रही है। और सीरिया के इसमें असद साहब के वहां से जाने के बाद में ईरान भी काफी कमजोर पड़ गया है, क्योंकि ये जो सीरिया की जो हुकूमत थी वो दरअसल लेबनान और ईरान के बीच में एक तरीके का मीडिएटर का काम करती थी। तो बहुत सारी चीजें वहां इन्वॉल्व थी। लेबनान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं वो भी असद गवर्नमेंट से काफी मतलब असर खाती थी, और भी बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि ये हैं। ये सब होने के बाद में एक वहां का जो उस रीजन का जो इक्वेशन है वो तो बुरी तरीके से बिगड़ ही गया है, और मुझे लगता है कि अब ये कंट्री बहुत और ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, पर एक बार के लिए मोमेंटरी ये लग सकता है कि जितनी भी जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं उन्होंने एक बार तो मात दे दी है, पर ये शह और मात का जो खेल है वो चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। रिजवी साहब, मैं तजावत साहब आपके पास आऊंगा कि जो बात कह रहे थे कैप्टन साहब, मैं थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाए कि क्या जो कुछ सीरिया में हुआ है इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में पड़ेगा, क्योंकि भले ही वहां पे वो मजबूत हो रहा हो, इजराइल और गोलान हाइट्स तरफ दाखिल हो रहा हो, बहुत सारे अटैक जो है वो सीरिया में पहले भी करता रहा, ये कोई नई बात नहीं है कि अभी उसने करना शुरू किया है। इजराइल पहले भी, और परसों जो है वो अमेरिका ने बहुत बड़ा तकरीबन 75 मकामात पर तो अमेरिका ने अटैक किया है सीरिया में, तो वो तो है। लेकिन इधर थोड़ा सा अगर हम देखें तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है, कितना फर्क होगा? आप देखिए, इस चीज को हम कुछ ज्यादा एक सिमिलिटीज के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक बांग्लादेश का उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश में पहले खालिदा जिया की सरकार थी, सॉरी शेख हसीना की सरकार थी, और उनकी जगह जो मोहम्मद यूनुस साहब आए। तो देखिए, शेख हसीना, जो बेगम शेख हसीना थी, वो भारत के ज्यादा मुफीद पड़ती थी, और जो नए यूनुस साहब आए हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, जिनकी अभी वो सत्ता पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां के राइट्स को वो रोक नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो वो सारी चीजें हैं, और इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ बताया जाता है कि दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है। तो मुझे जो अमेरिका की जो करंट गवर्नमेंट है उसका ये लगता है, जो खासकर डेमोक्रेट्स की जो बाइडेन के नियंत्रण वाली जो है, वो दरअसल पूरे जाने से पहले पूरी दुनिया में अपनी जगह पे जो है वह अपनी पकड़ को या अमेरिका की पकड़ को मजबूत बनाना चाहती है। साउथ एशिया में उन्होंने सत्ता परिवर्तन करवा के अपनी पकड़ को वहां पे किया, और अभी मध्य पूर्व में उन्होंने असद साहब की सरकार को बदलकर वही काम किया है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करके किया है। इस चीज को हम ये समझे। दूसरी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, तुर्की जो है वो खुश है इन सब चीजों से, इसलिए खुश है कि जैसे कि भारत में ये आरोप लगता रहा है कि बांग्लादेश से एक बड़ी संख्या में यहाँ से शरणार्थी आते हैं, और उसके लिए उन शरणार्थियों को जगह देना वगैरह वो सब कुछ भारत पे एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। ये आम तौर पे यहाँ के विपक्षियों के बीच में और विभिन्न दलों के बीच में एक चर्चा का विषय रही है,
और खासकर भारतीय जनता पार्टी का एक ये पॉपुलर एजेंडा था। ठीक वैसे ही क्योंकि अर्दोआन है वो दरअसल वहां के नेशनलिस्ट लीडर कहलाते हैं, और जो बांग्लादेशियों के लिए जो भारत में कहा जाता था वही अर्दोगान साहब है, वो दरअसल इन्हीं सीरियन जो शरणार्थी थे उनके लिए कहते थे। एक अनुमान के हिसाब से लगभग कोई 30 लाख के आसपास जो सीरियन जो विपक्षी दल थे, जिनको असद साहब की सरकार ने किसी न किसी तरीके से उनको मतलब वहां से सीरिया को छोड़ने के लिए मजबूर किया, तो वो सारे जो विद्रोही लोग थे धीरे धीरे भाग भाग के यहाँ तुर्की की तरफ आते थे। तो ये एक तुर्की के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम तो थी ही कि उनको कैसे सेटल करें, क्या करें। तो सीरिया के जो अंदर की जो पॉलिटिक्स थी उसका असर तुर्की तक आ रहा था। अब तुर्की को ये उम्मीद है कि क्योंकि वहां उनके मुफिद अगर नई सरकार आ जाती है तब भी वो हो सकता है कि जो शरणार्थियों के आने की जो हालत है वो ठीक हो। तो यहाँ पे जो तुर्की यहाँ पे जो फिलिस्तीन की मदद करता दिख रहा है, पर इस पॉलिटिक्स के मामले में वह अमेरिका और इजराइल के साथ है या कि यूरोपियन देशों के साथ है, क्योंकि तुर्की का हमेशा से ये रहा है कि वो इस्लामिक और यूरोपियन देशों के बीच में झूलता रहा है। तो यहाँ पे तुर्की की पॉलिटिक्स को ऐसे देखना चाहिए। इसका और जो इम्पैक्ट पड़ेगा रिजवी साहब वो ये होगा कि क्योंकि असद साहब की जो सरकार है वो लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को जो बहुत सारा जो सामान है, हथियार है जो ईरान वगैरह से आता था उसको पहुंचाने में मदद करता था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज थी जहां से हथियार आते थे या वो आते थे। तो अब क्योंकि बशर अल असद साहब की क्योंकि वहां पे सरकार नहीं है, तो ईरान के लिए एक थोड़ी सी एक अजीब सी स्थिति है। पर यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट बहुत ही वहां पे दिए, जो नई जो वहां पे जो सत्ता पे जो हुकूमत पे जो लोग काजी हुए हैं, ईरान अब ये चाहता है कि उनके साथ दोस्ती बढ़े। तो ये है कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया है। और यही आप देखिए रशियन मीडिया का भी अगर आप देखेंगे तो जो अब तक जो बशर अल असद साहब के लिए जो बहुत ही पॉजिटिव था और जो विद्रोही या जो विपक्षी दल थे उसके लिए वो बहुत ही खराब तरह के शब्द जो रूसी मीडिया या इस्तेमाल करती थी, है ना, आतंकी या इस टाइप के जो शब्दों का इस्तेमाल होता था जो खासकर वहां के ओपोजिशन के लिए। पर अब अगर आप रशियन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स और उनको देखेंगे तो इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने करना बंद कर दिया है। दरअसल ईरान, रशिया, उन सबके पास यही है, एक ही रास्ता है कि जो नई सरकार है उससे वो तालमेल बिठाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि भारत के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है मोहम्मद यूनुस से एक तालमेल बिठाने और यूनुस साहब से एक खास तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के अलावा। शेख हसीना को तो वो मदद कर ही रहे हैं या कि वो जो संभव है वो कर रही है भारत की सरकार, पर उसके साथ साथ हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां जा रहे हैं और उनसे बातचीत वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेम यही डिप्लोमेसी रशिया और ईरान भी अपनाएगा, क्योंकि अभी दोनों ही कंट्रीज या उनके डिप्लोमेट्स या वहां की जो हुकूमतें हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है और वो ये देखेंगे कि जो विपक्षी गुट हैं वो किस हद तक हमारे खिलाफ नहीं जाते हैं। पर यह भी हमें देखने में आया है कि दरअसल वहां से अमेरिकन सपोर्ट मिलता रहा है, जैसे कि यूनुस साहब के लिए भी कहा जाता है कि वो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन से पहले वो बिल क्लिंटन से भी मिले थे और क्लिंटन के तो वो काफी करीबी रहे हैं, उनके साथ डिनर वगैरह भी लेते रहे हैं। तो बांग्लादेश में है, पर ये अलग बात है कि वहां अमेरिका ने जैसे ही वहां पे कुछ किया पर चाइना ने वहां बहुत तेजी से उस वैक्यूम को भरा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही इंसिडेंट में काफी सिमिलरिटीज हैं और मुझे ये भी लगता है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रही है वह हमें समझना होगा। और दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल आज से 10 साल पहले भी यही था कि भले चाइना के बढ़ने का एक बहुत ही मीडिया वगैरह में ये एक ढोल पीटा जाता है कि अब अमेरिका को चैलेंज देने की कंडीशन में आ गया है चाइना, पर इन सब चीजों ने ये एक बार वापस बता दिया है कि अमेरिका की ताकत आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, कि वो जहां चाह रहा है वहां पे देखिए आप वो सत्ता में परिवर्तन कर रहा है। आज की तारीख में देखिए तो हर जगह वह कहीं ना कहीं मतलब चाहे वो रूस और यूक्रेन की वॉर हो या चाहे वो तमाम जगहों की जो चीजें हो वो वहां पे वो ये
यह समझने में आ रहा है कि वह कहीं ना कहीं हर जगह जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो उसका काउंटर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर इन सब चीजों के पीछे एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमें समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। खासकर आप देखिए कि वहां पे अमेरिका में ये सारी जो पॉलिसीज वगैरह बनती है, खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, तो उसमें वहां के थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस का काफी बड़ा हाथ रहता है और उनकी फंडिंग या गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको सुविधाएं मिलनी होती है तो वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो जैसे कि ओसामा बिन लादेन को जब ट्रैक करने का काम भी वहां के एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन ने किया था और रिसर्च के जरिए ये सारा काम हुआ था, ठीक वैसे ही दरअसल जो वर्ल्ड लेवल पे जो पॉलिसी वगैरह बनती है वहां पे जो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस और वहां के जो खासकर जो एकेडमिक लेवल पे जो गहरी रिसर्च करके जो अपना निकालते हैं उनका काफी बड़ा रोल रहता है। जबकि रशिया, इंडिया या ऐसी तमाम कंट्रीज में, चाइना को छोड़ दें क्योंकि चाइना पे फिर भी रुपया खर्च किया जाता है, तो ये लोग काफी प्लानिंग के साथ चलते हैं। अमेरिका का अगर आप देखेंगे तो उनके पास आगे आने वाले 20-25 सालों का रोड मैप होता है और उनके पास होता है पॉलिसीज, काफी पॉलिसी पेपर्स होते हैं वहां के, जो जितने भी जो एडवाइजर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट वगैरह के, तो और उनके पास एडवांस में ही पॉलिसी बनी हुई होती है। जबकि ये एक्टिवनेस रशिया, इंडिया या ऐसे तमाम कंट्रीज के लिए नहीं कहा जाता है। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, एक के बाद एक। आप देखिए वो क्रोनोलॉजी को समझिए कि एक के बाद एक कैसे वो कंट्रीज में सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं, या जो जहां सत्ता परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है वहां की सत्ताओं को कमजोर किया जा रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद में आप देखिए कि पुतिन जो है, पुतिन साहब की सत्ता कमजोर हुई है ना। आप देख रहे हैं कि ईरान में उसको एक खास तरीके की लड़ाई में उलझा दिया गया है ना। उसके बाद में गजा के लिए एक वो ये भी एक मतलब एंटीथेसिस ये भी है कि दरअसल जो वहां पे कैद किया या वो जो आरोप लगाते हैं उसके पीछे हो सकता है कि कहीं ना कहीं इजराइल की गवर्नमेंट का हाथ हो। मतलब ठीक है, वैसा ही आरोप है जैसे कि मान लो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर साहब मोदी सरकार पे ये आरोप लगा रहे थे कि दरअसल जो सोल्जर्स मारे गए हैं पुलवामा में, तो उनका जो इंटेलिजेंस या वो कहीं ना कहीं फेल हुई है या ठीक से एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे आरोप लगते ही हैं, या कि जैसे यही भी कहा जाता है कि चांद जी तमाम चीजें तो एंटीथेसिस भी हैं, वो सारी चीजें हैं। मुमताज साहब।